और इस वक्त सीधा आपको लिए चलते हैं यूपी के विधानसभा, जहां पर अखिलेश यादव इस वक्त कुछ कह रहे हैं। के माध्यम से नेता सदन से ये चाहता हूं कि सबसे पहले आप जीरो टॉलरेंस से शुरू करें। हमें उम्मीद है जवाब देंगे कि आपका अगर जीरो टॉलरेंस है, शूटिंग हो रही हो, बम चल रहे हो, क्या कोई फिल्म की शूटिंग के लिए आप ये करवा रहे हैं क्या? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दें। बैठिए माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष जी, कल की घटना जो प्रयागराज की हुई है वो दुखद है और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है। और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए। ये जब अभी आपका नाम तो नहीं लिया आपने के खिलाफ जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ वो जो भी हो, जिसने भी किया, किसी का नाम तो नहीं लिया ना, किसी का नाम तो सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था? क्या ये सच नहीं है? आप अपराधियों को पालेंगे, प्रदेश पार्टी किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह देता हूं, इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो जितने माफिया हैं, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या हैं? अपराधी दूर कर, अपराधी आप क्या हैं? ये चीजें नहीं हो सकती। अपराधी आप क्या हैं? नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको बहाना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या ये सच नहीं? क्या पूरा प्रदेश इस बात को जानता है? और आज ये लोग अपनी साफ गोई की सफाई देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चलें। मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। सच नहीं है वो, आप जो भी बात आपने कहने आप कहिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, आपने जो बात कहनी है अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। मान्यवर, आप अपनी बात कहिएगा जब आपको अवसर मिलेगा। अभी सुनिए, अगर आपको लगता है कि कोई बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। ने कल यह कृत्य किया है, वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या यह सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था? और यही नहीं, 2004 में भी वह माफिया 2004 में भी वह माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था और फिर
2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। ये लोग चोरी और सीना चोरी करने का काम कर रहे हैं। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। लेकिन चोरी और सीना चोरी दोनों नहीं चल सकता है। अब बात सुनिए, दोनों बात कह रहे हैं। अगर आप जो सकते। बात कही जा रही है उसको सुनिए, आप अपना जवाब दीजिए कि आपने सांसद बनाया था कि नहीं बनाया था, विधायक बनाया था कि नहीं बनाया था, आप तय करिए। अपनी बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, आप अपनी बात का जवाब दीजिए। आपको अवसर मिलेगा, आप अपनी बात का जवाब दीजिएगा। चलिए, अब आप अपने सीट पर चलिए, आप अपने स्थान पर चलें, आप अपने स्थान के ऊपर चलें, आप अपने स्थान पर चलें। मेरा निवेदन है कि आप अपने स्थान पर चलें, आप अपने स्थान के ऊपर चलें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 11 बजे आज पूर्व निर्धारित था कि माननीय मुख्यमंत्री जी राज्यपाल के भाषण के ऊपर चर्चा में जवाब देंगे। आप अपने स्थान के ऊपर चलिए, आप अपने स्थान पर चलिए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप, ये पूर्व निर्धारित था, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष किस दिन बोलेंगे और माननीय नेता सदन किस दिन बोलेंगे। आज सुबेरे 11 बजे माननीय नेता सदन के द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर अपनी बात कहनी थी। आपने एक विषय उठाया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका जवाब दिया। आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा। ये मंच सब लोगों के लिए खुला, आप अपनी बात कह सकते हैं। जो भी बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है, आपको लगता है कि वो असत्य है तो आप अपनी बात कहिएगा। आप अपनी बात, आपको भी मैं पूरा अवसर दूंगा। उसमें जो भी बात मुख्यमंत्री जी ने कही है आपको लगता है कि असत्य है तो आप अपनी बात कहिएगा। अपनी सीट के ऊपर जाइए। नहीं तो आप माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, ये तो कहा है। अगर माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे तो इसमें कौन सी गलत बात कह दी। माफियाओं को तो मिट्टी में मिला ही देना चाहिए, कोई भी हो। आप भी यही चाहेंगे, ये भी यही चाहेंगे, ये तो पूरा प्रदेश चाहेगा। इसमें तो पूरा प्रदेश चाहेगा कि कोई भी माफिया हो उसका समाप्त होना ही चाहिए। इसमें आपको प्रसन्न होना चाहिए इस बात के लिए। किसी का नाम नहीं लिया, अगर कोई माफिया है तो उसको मिट्टी में मिलाने की माफिया समाप्त हो, अध्यक्ष महोदय, आपको खुश होना चाहिए। हम भी चाहते हैं माफिया समाप्त हो, आप भी यही चाहते हैं, तो वही बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी। लेकिन ये भाषा क्या है, मिट्टी में मिला देंगे, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, ये कहा। किसी क्या भाषा है? मिट्टी में नहीं मिला देंगे, ये क्या भाषा है? माफिया को फिर कानून भिजवाएगा जेल, कानून भेजता है जेल, कोर्ट भेजता है, नहीं किया जा सकता। हम नहीं भिजवा सकते। देखिए, माफियाओं को महिमा मंडित क्या नहीं किया जा सकता। इलाहाबाद की घटना कोई मामूली घटना है क्या? आप इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हो, जो भी घटना का दोषी होगा, जो भी घटना का दोषी होगा उसको मिट्टी में मिला देंगे। यही तो अपेक्षा की जाती है पूरे प्रदेश में। ये कहा, किसने मना किया अध्यक्ष जी? किसने मना किया? जिसने भी किया हो, जो भी घटना का सूत्रधार होगा और जिसने घटना की होगी उसको मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसमें कौन सी गलत बात कह दी है? अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, जब आप हो गया, आप चलिए, अब आप अपनी बात कहिएगा। वो तो मैं कह ही रहा हूं, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। जो बात मुख्यमंत्री जी कही है, अगर आपको लगता है कि उसमें कोई बात है तो आप अपनी बात कहिएगा। सरकार भी तैयारी से है, मंडे को चर्चा कराइए। आप विषय को उठाएंगे तो हाँ, मंडे को चर्चा कराइए। मंडे को आप विषय लेंगे तो विषय को देखिए जाएगा। मंडे चर्चा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, अब इस विषय के ऊपर आगे बात करेंगे जब वो नोटिस देंगे। आज कोई नोटिस नहीं। ये सब लोग बैठ जाए तो माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि अपना राज्यपाल के भाषण के ऊपर अपनी चर्चा जारी रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा 20 फरवरी को संवेद सदन में दिए गए भाषण पर मुझे इस सदन में माननीय सदस्य डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर इसका जवाब देने के लिए अवसर दिया है। मैं धन्यवाद दूंगा नेता विरोधी दल और सभी माननीय दलीय नेताओं का और उन सभी माननीय सदस्यों का
जिन्होंने इस पूरी चर्चा में भाग लेकर के अपनी बातों को मजबूती के साथ इस सदन के सामने रखा। मैं हमेशा इस बात को मानता रहा हूं कि आप हमारी बातों से सहमत होंगे, नहीं होंगे, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और उन कार्यक्रमों के साथ ही हम संसदीय लोकतंत्र की गरिमा को और उसके गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, मुझे महाकवि दिनकर की कुछ बातें याद आ गई हैं। आज जब सदन की कार्रवाई प्रारंभ होनी थी ठीक 11 बजे, जो दृश्य हम सबको देखने को मिला है वह, मैंने पहले भी कहा, कल प्रयागराज की घटना अत्यंत दुखद है और इस घटना का जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। वो तो आप जानते ही हैं कि कार्रवाई जब होती है तो यहाँ पे बहुत तरीके से कार्रवाई होती है, लेकिन ये माफिया, ये पेशेवर अपराधी आखिर किसके द्वारा पाले पोसे गए हैं और क्यों इतनी परेशानी हो रही है माननीय हमारे नेता विरोधी दल को? चोरों के जो हैं हित, ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं। जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देते हैं या चाटुकार जन की सेवा लेते हैं, यह पाप उन्हीं का है। ये जो उत्तर प्रदेश की जनता को, 25 करोड़ जनता को पहचान का संकट खड़ा हुआ, इन्हीं पेशेवर माफिया और अपराधियों के कारण हुआ है, जो सत्ता के द्वारा पोषित होते थे, जिन्हें महिमा मंडित करके ये लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। जिन पेशेवर माफिया और अपराधियों के सामने सत्ता नतमस्तक होती थी, और आज उत्तर प्रदेश भी इस बात को जान रहा है और देश और दुनिया भी जान रहा है, उन पेशेवर माफिया और अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई चली है वह एक नजीर भी बनी है। और फिर मैंने कहा है तो इसमें हम सूची भी जारी करेंगे। मैं आ रहा हूं, आज हम कर रहे हैं, आज उस पर पूरी चर्चा में भाग लूंगा और मैं तो इसीलिए मैं धन्यवाद दूंगा माननीय अध्यक्ष जी को कि उन्होंने मुझे आज के दिन दिया है। मुझे लगता है आज और कोई बिजनेस नहीं होगा तो इस बिजनेस को थोड़ा आज इसी पे चर्चा हो जाए, इसी पे आज चर्चा करा ही लिए जाए। महोदय, जब हम इस बात को कह रहे हैं, वास्तव में राज्यपाल महोदय ने जो यहां पर अपना अभिभाषण दिया था, 2 कारण से, संवैधानिक प्रमुख होने के नाते और एक मातृशक्ति की प्रतीक होने के नाते इतना सम्मान तो होना ही चाहिए था। हम बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन सदन में राज्यपाल महोदय आ रही हैं सदन को संबोधित करने के लिए, आपको तो मौका मिलना ही है। आप अपनी बात को, सहमति और असहमति के लिए सदन है, लेकिन हम विरोध करें, गो बैक के नारे लगाएं, अशिष्ट और असंसदीय आचरण करें, यह सदन की गरिमा को तार तार करता है। दूसरा, मातृशक्ति की प्रतीक
एक महिला राज्यपाल के द्वारा सदन को संबोधित किया जा रहा हो, हमारे लिए तो गौरव की बात होनी चाहिए थी, हर्ष की बात होनी चाहिए। उस समय नारे लगा करके पूरे सदन की कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास हो। देश के अंदर किस प्रकार का संदेश हम देना चाहते हैं, किस प्रकार का संसदीय आचरण है, किस लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं, फिर किन संसदीय परंपराओं की बात कर रहे हैं, वह दृश्य भी हम सब ने देखा। जो एक महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख का सम्मान नहीं कर सकते, मान्यवर उनसे ये उम्मीद करना कि वो प्रदेश की आधी आबादी का सम्मान करेंगे, ये तो उनके शासनकाल के समय हुआ ही था, जब स्टेट गेस्ट हाउस की घटना घटित हुई थी। आचरण तो उनका उस समय भी सामने आया था। लड़के हैं, गलती कर देते हैं, ऐसे भी बयान आए थे। ऐसे ही अन्य तमाम वक्तव्य उस समय आए थे। महोदय, वे लोग लोकतंत्र की बात करें, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। ये किसके गुरु हैं? यानी यह शिवनानंद गुरु किसके हैं? यह बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। और महोदय, मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, ये लोग प्रदेश के अंदर सुरक्षा की बात करते हैं। हम शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए हो। कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। किस प्रकार का आचरण होना चाहिए? हमने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन जो वक्तव्य कभी बोले गए हैं उन वक्तव्यों पे चर्चा तो होनी ही चाहिए। क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? किस प्रकार की बात करते हैं जी? आप कुछ भी बोल रहे हैं, दूसरा व्यक्ति नहीं बोलना चाहिए। जब चर्चा होगी तो सभी मुद्दों पे चर्चा होगी। फिर महोदय, अक्सर जब हम लोग अभिभाषण की चर्चा करते हैं तो कोई भी संवैधानिक प्रमुख सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करता है और अपनी भावी योजनाओं को भी, सरकार की भावी योजनाओं की भी चर्चा करता है। यह केवल उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हो रहा है, पूरे देश के अंदर हो रहा है, पूरे देश के अंदर होता है। ये संसदीय परंपराएं यही हैं। और यही नहीं होता है, संसद के संवैध सदन को जब महामहिम राष्ट्रपति जी संबोधित करती हैं तो वह भी सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ भावी योजनाओं का चित्रण भी करती है। अभिभाषण ही दिग्दर्शन होता है शासन की उपलब्धियों का और भावी योजनाओं का। लेकिन आपको सहमति और असहमति के लिए सदन में चर्चा होती है। आप अपनी उपलब्धियों को बताइए ना, कौन ऐसा दल है जिसको प्रदेश के अंदर सत्ता में रहने का अवसर न मिला हो? और कई बार जनता ने अवसर दिया। अगर आज अपने कारनामों से जनता आपको ठुकरा रही है तो इसके लिए अपने कारनामों को दोषी ठहराइए, उत्तर प्रदेश की जनता को मत दोषी ठहराइए। और महोदय, मुझे आश्चर्य इस बात को हुआ, आश्चर्य तो मुझे इस बात के लिए हुआ कि उत्तर प्रदेश जिन जिन उपलब्धियों में नंबर 1 पर है, जिन बातों में पिछले 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने नंबर 1 स्थान प्राप्त किया, उन उपलब्धियों के बारे में हर उत्तर प्रदेश वासियों को गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो या कोई भी उत्तर प्रदेश का वासी हो। हर एक को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, हम सबको गौरव होना चाहिए। लेकिन हम कहें साहब ये तो गलत है, हम ये कहें कि साहब नहीं उत्तर प्रदेश तो अभी जो है
50वें स्थान पर है, तो 50 तो राज्य ही नहीं यूपी में अंदर। आश्चर्य होता है हमें। यानी उन्हें यह दिखाने में कि उत्तर प्रदेश तो अभी पिछड़ा है, उत्तर प्रदेश बीमारू है, यह बोलने में गौरव की अनुभूति होती है। ये उत्तर प्रदेश के बारे में इनकी मंशाओं को उजागर करता है, क्योंकि जब इनका शासन था तब कुछ कर नहीं पाए, और आज डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ उन योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतार करके उत्तर प्रदेश के अंदर 25 करोड़ जनता को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ दे रही है, तो उनको बुरा लगता है। ये सब बुरा लगता है उन्हें, और फिर उसको लेकर के तमाम प्रकार की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, तमाम प्रकार की बातें फिर शुरू होती हैं। होना तो यह चाहिए कि हर सदस्य को, हर माननीय सदस्य को, वो सत्ता पक्ष का हो विपक्ष का हो, उसको उत्तर प्रदेश के गौरव पर, उत्तर प्रदेश की उपलब्धि पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। कमोबेश डबल इंजन सरकार ने ज्यादा एग्रेसिव तरीके से उसे आगे बढ़ाया है, श्रेय उसको ज्यादा मिलेगा। सीधा आपको यूपी विधानसभा लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त बोल रहे हैं। राज्य स्वास्थ्य नीति लागू करने वाला देश का पहल नंबर 1 का राज्य है। और महोदय, ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली के प्रयोग में देश के अंदर नंबर 1 का राज्य है। दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 राज्य है। प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट 8 करोड़ 51 लाख खाता धारक हैं, यानी 8 करोड़ 51 लाख ये खाता धारक वे हैं जिनके बैंक में कभी अकाउंट नहीं खुल पाए थे। यह डबल इंजन सरकार आने के बाद ही उन बेचारों के अकाउंट खुल पाए और डीबीटी के माध्यम से पूरा 70% पैसा उनके पास पहुंचा। स्वामित्व योजना, गांव में जिनका घर जहां पर उसका मालिक वहीं पे उसका मालिकाना अधिकार दे देना। महोदय, ऐसे 50,37,000 से अधिक घरौनी उन गरीबों को अब तक प्रदेश में उपलब्ध कराया जा चुका है। अभी 50 लाख से ज्यादा जिन गरीबों को उपलब्ध कराया गया, क्या ये किसी जाति के थे क्या? उत्तर प्रदेश का वासी था। हर जाति, हर मत, हर मजहब का, यही तो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यही है। लेकिन इस पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय इसके बारे में लोग नकारी दें, कहे नहीं साहब यूपी में तो ऐसा कुछ नहीं है, यूपी को पूरी तरह नकार दिया जाए। यूपी को आज भी हम वही आज से 7 साल 10 साल पहले जो यूपी था, जहां का यूथ अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होता था, अगर वही पे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो आखिर हम यूपी के हितैषी हैं क्या? उत्तर प्रदेश के हितैषी हैं क्या? और इसलिए मुझे महोदय, एक बहुत बड़े विचारक हुए, उन्होंने एक बात कही थी, कुछ लोगों को भले ही बुरा लगेगा। उन्होंने कहा था कि शक्ति देना तो आसान है, लेकिन बुद्धि देना बहुत कठिन है। अगर इसको सरल भाषा में मैं कहूं कि विरासत में सत्ता तो मिल सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। मैं आ रहा हूं, आपकी पूरी भावनाओं का सम्मान करूंगा। महोदय, वास्तव में
नेता विरोधी दल थोड़ा गुस्सा कम कर लेना, तो प्रदेश को तो एकजुट नहीं कर पाए लेकिन परिवार को एकजुट कर पाएंगे। और मुझे आ रहा हूं मैं उस पे भी आ रहे हैं, उस पे भी आएंगे। महोदय सेक्रेटरी परमानेंट बनवा लें, अभी बताएंगे। हाँ आ रहे हैं, आप चिंता मत करें, आराम से थोड़ा सुन लीजिए, बहुत धैर्य से सुनिए। महोदय, जब उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, अब देखिए एक विडंबना देखिए आप, उत्तर प्रदेश जिन चीजों से निकला है, जब हम उससे उभारने का प्रयास करते हैं, पूरी टीम यूपी जब उसके साथ जुड़ती है, एक साथ लग करके काम करती है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने ये किया, मैं तो कहता हूं हमारी टीम काम कर रही है, एक टीम वर्क है। ये टीम वर्क का एक लघु उदाहरण अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देखने को मिला। हमारे मंत्री समूह गए, दुनिया के 16 देशों में गए, 21 सिटी को कवर किया, हर वरिष्ठ मंत्री गया था। हमारी दूसरे मंत्रियों की एक टीम देश के 8 शहरों में भी गया, रोड शो किया, और हमारा हर सांसद विधायक अपने अपने जनपदों की रोड शो में जाकर के एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को उसने जन्म दिया। यह है टीम वर्क। तब उत्तर प्रदेश में निवेश का एक भारी भरकम प्रस्ताव आया। ये परसेप्शन यूपी का खराब किसने किया था? जिन लोगों ने बांटा था जाति के नाम पे, मत और मजहब के नाम पे, तमाम वादों के आधार पर समाज को बांटा था। हम प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं, वो जाति की बात करते हैं। हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, शौचालय मिलेगा, सबको मिलेगा, हर गरीब हर जरूरतमंद को मिलेगा। गरीब की कोई जाति नहीं होती है, उसका कोई मत और मजहब नहीं होता है, उसको शौचालय मिलना चाहिए, उसको आवास मिलना चाहिए, उसको विद्युत का कनेक्शन मिलना चाहिए, उसको रोजगार मिलना चाहिए, उसके खेत तक पानी पहुंचना चाहिए, और उसको शासन में रोजगार में कोई भेदभाव नहीं मिलना चाहिए। जब हम इस बात करते हैं, हम शौचालय देने की बात करते हैं, वो जाति की बात करते हैं। हम मकान देने की बात करते हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। हम रोजगार की बात करते हैं, ये जाति की बात करते हैं। हम एक अन्नदाता किसान के खेत में पानी पहुंचाने की बात करते हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। हम किसान की उपज को दुगना दाम देने की बात करते हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से उत्तर प्रदेश का औद्योगिकीकरण हो, ये लोग जाति की बात करते हैं। परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए हम कार्य करना चाहते हैं, कर रहे हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश को जहां से निकाल करके आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ है, ये लोग उससे फिर पीछे धकेलने का काम करते हैं। और महोदय, जाति के नाम पर फिर इन्होंने क्या किया है, मुझे दूर मत करिए। ये महोदय एक कटिंग है, यूपीएससी का माया जाल, 86 एसडीएम में से 56 एक जाति विशेष के। ये है राजभर जी, देखिए एक कमाल, एक कमाल देखा होगा ना आपने भी, यही कमाल है। अब देख लो क्यों जाति की बात कर रहे हैं। ये देखो 86 एसडीएम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयन होते हैं, और 46 में से 56 एक जाति विशेष के होते हैं। यही है इनका सामाजिक न्याय। ये लोग न्याय की बात करते हैं। महोदय, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है आपसे कि इसकी सूची जरूर ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस आ जाए। हाँ, सभी माननीय सदस्य की जानकारी में आ जाए। फ्लोर के सदन के फ्लोर पे ही हम इसको टेबल करेंगे। हो गया टेबल। अध्यक्ष महोदय, वो टेबल हो गया ना, आपने जो कहा। पेपर नहीं चाहिए मुझे।
मैं सूची चाहता हूं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस आ जाए, वो तो जिससे पूरे मुख्यमंत्री ने कहा वो सदन टेबल की कर दें। जानकारी में आ जाए। महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये सच्चाई है। सेलेक्ट और हुए, उनकी सूची उस मुख्यमंत्री समय जारी कर के दें। बोला तो उसका है। उस समय के युवाओं के साथ क्या भेदभाव होता था? कौन सा ऐसा आयोग था? अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग, पुलिस की भर्ती, और कौन कौन सी भर्ती होती थी उस समय, क्या होता था? किसी से छुपा हुआ नहीं है। हाँ, उसी में लेखपाल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में ये सब होता था जी, उस समय हो जाता था। और सचमुच महोदय, उस समय की जो स्थिति थी उस समय, तब फिर मुझे बहुत, यानी उत्तर प्रदेश की जनता के पुरुषार्थ पर मुझे वास्तव में गौरव की अनुभूति होती है, जिसने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर 2014, 2017, 2019, 2022 में बार बार जनादेश देकर के इस बात को, आप पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं। पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी क्या होता है? के लिए कह रहे हो, दूसरे के लिए गुस्से कह रहे हो, अपना तो चेहरा देखिए थोड़ा। मैं तो बहुत उसके साथ बता रहा हूं आपको, आप जो कर रहे थे उसका एहसास करा रहा हूं मैं उसका एहसास करा रहा हूं कि बार बार देखिए, संसदीय लोकतंत्र में पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का सबसे बड़ा माध्यम है जनता का जनादेश, और दूसरा पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का सबसे बड़ा माध्यम है दूसरा देश और दुनिया का विश्वास। ये जो लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, ये 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव, ये पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है। जनादेश के अलावा ये सबसे बड़ा इसका उदाहरण हो सकता है। और आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, आप निवेशकों को के उत्तर प्रदेश पर विश्वास पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। आप अपने समय में कुछ नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश के अंदर उस समय जो इन्वेस्टर समिट के नाम पे कोई भी उद्यमी यूपी में नहीं आना चाहता था, तो कहां करते थे उसमें इन्वेस्टर समिट? दिल्ली में और मुंबई में। तो पूछा जाता था भाई वहां क्यों कर रहे हैं? कहा साहब यूपी में कौन आएगा। तो जो व्यक्ति, मुझे एक बात बताओ, जो उद्यमी यूपी के अंदर नहीं आना चाहता है, आपके इन्वेस्टर समिट में नहीं आना चाहता है, तो क्या वे निवेश करने के लिए आएंगे? ये लोग यही करते थे और यही करते थे। और इसलिए महोदय, दिनकर जी ने बहुत अच्छी बात कही इस पे भी। उन्होंने कहा था, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। और यही है सच्चाई। यानी इनको यूपी की उपलब्धियों पे गौरव नहीं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिले इसकी चिंता नहीं, उत्तर प्रदेश के किसानों की आमदनी कई गुना बढ़े इसकी चिंता नहीं, हर खेत में पानी जाए इसकी चिंता नहीं। बस अवसर मिले तो एक नया महाभारत रचाने की तैयारी हो जाती है। और यही तो इन्होंने किया है। यहां पे यूपी के अंदर तो यही सब कर रहे थे। महोदय, अभी आ रहे हैं, उस पे भी आ रहे हैं, आएंगे, चिंता मत करिए महोदय, आ रहे हैं, आ रहे हैं, सुन ले। देखिए, ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा देर से बोलेंगे तबीयत खराब हो जाएगी, क्या फायदा है? अरे शांति रहिए, मैं बोल रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए, आपका समय आएगा, चलो बोलेंगे। महोदय, क्या विचित्र सी स्थिति है, क्या विचित्र सी स्थिति है। कैसे लोग भरमाने का काम करते हैं, कैसा भरमाने का काम करते हैं। हम भी चाहते हैं हर गरीब तक, हर दलित तक, हर पिछड़े तक, हर वंचित तक
शासन की योजनाओं का लाभ जाए। मैं हूं, मेरे कैबिनेट के तमाम मेरे साथी हैं, हमारे सहयोगी दलों के हमारे यहाँ पे नेता हैं, सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं। पीएम आवास योजना 52,77,000 गरीबों को मिला है। हमने कोई पिक एंड चूज नहीं किया। उत्तर प्रदेश का ही गरीब है। ये सूची कब की बनी है? 2011-12 की। और उस सूची के अनुसार ये आवास मिल रहे हैं। उस सब के बावजूद जो गरीब बचे हुए हैं, जो सूची से वंचित हुए थे, जिन लोगों की उस समय सरकार थी, उन लोगों ने जो भेदभाव किया था, उनके लिए हमने सीएम आवास योजना चलाई, मुख्यमंत्री आवास योजना। मुसहर, बनटांगिया, कोल, सहरिया, थारू, चेरो, और इस बार हम बुक्सा को भी उसमें जोड़ रहे हैं। बिजनौर में संभवतः हमारे नेता विरोधी दल को ये सब जातियों के नाम पता नहीं होंगे, क्योंकि उनको तो एक ही जाति का नाम याद है सब, इसलिए उनको पता ही नहीं होगा कि ये भी कुछ है यूपी के अंदर। महोदय, वंचित थे लोग। मार्च 17 में मैंने यहां पे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, और जनवरी में और दिसंबर में मैं यहां पर प्रदेश के अंदर दिसंबर 16 और जनवरी 17 में विधानसभा चुनाव के दौरान भी मैं उन गरीबों के बीच जाता था जो गरीब खाद्यान्न से वंचित किए गए थे। कुशीनगर जिला उसका एक उदाहरण है, सोनभद्र जिला है, चित्रकूट है। भूख से मौतें होती थी। और मैं कह सकता हूं आज, महोदय, आज मैं कह सकता हूं कि इस सदी की सबसे बड़ी महामारी आई। हर महामारी के साथ एक दूसरी महामारी साथ में चलती थी, कि महामारी अगर ठीक भी हो जाती थी तो भूख से बड़ी संख्या में मौतें होती थी। पहली बार हुआ है, हमने देश के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे अच्छा परिणाम इस महामारी के अंदर तो दिया ही, मृत्यु दर सबसे कम। लेकिन मैं कह सकता हूं, कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा है, और यह भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन पहले भूख से मौतें होती थी, 17 के पहले भूख से मौत होती थी, यह सच्चाई थी। लेकिन इस स्वीकार करने को तैयार नहीं, क्योंकि पता ही नहीं उनको बनटांगिया कौन है, इनको पता ही नहीं होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।